तक बात नहीं मानी तो फिर ये करेंगे कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में मुलाजिमों को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, वे पूरी होती हैं या नहीं, ये बात अलग है। खैर, मौका जानकर कर्मचारी अपनी मांग उठाने से परहेज नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लगता है अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यही कारण है कि खुद को अरसे से उपेक्षित महसूस कर रहे कर्मचारियों के एक और वर्ग ने सूबे की हुकूमत को साफ कह दिया है कि अब उनके मन की मुराद पूरी करनी ही होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उनके पास भी वही रास्ता बचेगा जिससे वे आज तक परहेज करते आए हैं। कौन है ये मुलाजिम, आइए जानते हैं। कर्मचारियों का सरकार को बड़ा अल्टीमेटम। जी हाँ, अल्टीमेटम। अब आप कहेंगे संडे को कैसा अल्टीमेटम आ गया? अभी बताऊंगा मैं आपको, हम विस्तार से इस पे बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज कर्मचारी सियासत जो है हिमाचल की, उसमें एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, और घटनाक्रम भी छोटा मोटा नहीं है, बड़ा घटनाक्रम है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊं कि कर्मचारियों के एक बड़े नेता को उनके संगठन ने पद से हटा दिया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं राज्य अध्यापक संघ की हम, और इसके प्रदेश अध्यक्ष जो थे या हैं, हम ये कहें, देखिए जो ये वीरेंद्र चौहान साहब बहुत चर्चा में थे, पीछे हम बात करेंगे क्यों चर्चा में थे। उनको पद से हटा दिया गया है। और कैसे पता लगा? ये शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आज, राज्य अध्यापक संघ के पदाधिकारी उसमें आते हैं और वो ये जानकारी देते हैं कि जी देखिए, जो संघ की कार्यकारिणी है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान को पद से हटा दिया है, और उनके स्थान पर किसे तैनात किया है? कैलाश ठाकुर साहब को। और ये कैलाश साहब ही जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे। कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब ये पता चला और ये हंगामा मचा कि अरे ये क्या हो गया, संडे के दिन क्या हो गया। और वीरेंद्र चौहान बड़े चर्चा में हैं वो आजकल, उनको पद से कैसे हटा दिया गया। अच्छा देखिए जी, इस घटनाक्रम में क्या हुआ, वजह क्या बताई गई राज्य अध्यापक संघ की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें वजह क्या बताई गई वीरेंद्र चौहान साहब को हटाने की? एक तो बताया गया कि बतौर अध्यक्ष उनका जो रवैया था वो तानाशाही पूर्वक था, और साथ ही साथ उनके काम करने के ढंग को अलोकतांत्रिक बताया गया जी। एक तो बात ये हो गई, जो मोटे मोटे हम मोटी मोटी बात कर रहे हैं आपके साथ। दूसरा कहा जी कि अध्यापक संघ का जो फंड है जी, संघों के अपने फंड होते हैं, जो जाहिर पैसे जुटाए होते हैं कर्मचारी अपने सदस्यों से, वो फंड रखा होता है किसी स्थिति में काम में लाने के लिए। तो ये भी कहा गया कि देखिए जी, वीरेंद्र चौहान साहब के समय में उनके अध्यक्ष रहते फंड का दुरुपयोग हुआ है, उसके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया है, कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त संघ ने एक प्रस्ताव पारित भी किया है, और उस पारित प्रस्ताव के बारे में ये जानकारी दी गई कि वीरेंद्र चौहान को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बाकायदा कार्यकारिणी में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और उसके आधार पर यह फैसला लिया गया कि इनको अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए इनकी गतिविधियों के चलते। अच्छा, और तुरंत प्रभाव से हटाना, यह भी कहा गया। और यह भी कहा गया कि अगर वीरेंद्र चौहान भविष्य में, मतलब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बाद, कोई भी कार्य करते हैं संघ के, अब जो अध्यापक संघ है उसके बिहाफ पे, तो उसको माना नहीं जाएगा। कोई ऑर्डर देंगे वो भी नहीं होगा, या कोई वो गतिविधि करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उसको संघ का समर्थन नहीं होगा, क्योंकि वो अब अध्यापक संघ के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ये कहा गया। अच्छा जी, वीरेंद्र चौहान साहब संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चर्चित। आप देखिए, पिछले 1-2 महीनों में बहुत चर्चा में रहे जब उन्होंने पैरेलल एक संघ का गठन किया। किसके पैरेलल किया जी? हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के। कौन है हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ? ये वो संघ है जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार की मान्यता प्राप्त है। जेसीसी आपने देखा होगा, सारे जो मसले जेसीसी में आए कर्मचारियों के, उन पे फैसले हुए, उन पे अभी भी फैसले हो रहे हैं, उसका दायित्व था हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिम्मे। नवंबर महीने के लास्ट में जो आपकी मीटिंग हुई थी जेसीसी की, उसमें उस मीटिंग को कंडक्ट करने का सारा श्रेय जो है वो हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को जाता है। अच्छा, ये बात हो गई। तो फिर हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की जरूरत क्यों पड़ी, या संघ की जरूरत क्यों पड़ी? वीरेंद्र चौहान साहब का कहना था कि ऐसी बहुत सी कर्मचारियों की दिक्कतें हैं जिन्हें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो है वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन्होंने की। और फिर देखिए, उन्होंने चंबा से लेकर शिमला तक विभिन्न जिलों में वो गए,
और इन्होंने सरकार के खिलाफ या राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के खिलाफ, और साथ ही साथ सरकार जो उन्होंने आरोप लगाए कि जेसीसी की मीटिंग के बाद भी या मीटिंग के दौरान भी या बाद में कर्मचारी हित जो हैं बहुत से उनको नज़रअंदाज किया गया। और फिर ये उनको ये कहना पड़ा कि उनका ये कहना था कि इसीलिए हम पैरेलल आए हैं कि कर्मचारियों के मुद्दे उठें। कर्मचारियों को कौन से मुद्दे? देखिए जी, जो राइडर वाला मसला भी कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था, इस मसले को, इस इशू को उठाया था वीरेंद्र चौहान ने ही, ये माना जाता है। अच्छा, इसके बाद ही अब इसे इत्तेफाक समझिए या कुछ भी समझिए, एक तो वीरेंद्र चौहान का हुआ है तबादला दूर शिमला से, और दूसरा इनके खिलाफ एक जांच भी शुरू इनकी नियुक्ति को लेके, जो जिस आधार पर इनकी नियुक्ति हुई थी कि जांचा जाए कि वो आधार सही है या नहीं। शायद जांच अभी भी चली हुई है, उस पर भी कोई इनपुट आई नहीं है। देखिए जी, अब ये तो हो गई जो आज उनको जब हटाया गया तो एक जो जिन्होंने ये कहा कि नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि हमने उनको हटा। वीरेंद्र चौहान साहब का भी इसमें पक्ष आ गया है जी। पक्ष इनका ये आया है, इन्होंने कहा है कि ना तो ऐसी कोई बैठक प्रस्तावित थी और ना ही उन्हें कोई जानकारी है बैठक के संबंध में। उन्होंने संघ के संविधान का, राज्य अध्यापक संघ के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी किसी भी बैठक को बुलाने का जो दायित्व है या अधिकार है वो अध्यक्ष के पास होता है। अध्यक्ष ने ऐसी कोई भी बैठक बुलाने की अनुमति न दी थी न इनसे ली गई। कहने का मतलब है वीरेंद्र चौहान अपने बारे में बोल रहे हैं कि मेरे से कोई अनुमति नहीं ली गई। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रेस आज कॉन्फ्रेंस की जिन लोगों ने, जिसमें यह बताया गया कि वीरेंद्र चौहान को पद से हटा दिया गया है, वो कहते हैं कि जी ये लोग बहुत समय पहले संगठन को छोड़ चुके हैं, तो औचित्य ही नहीं बनता है कि उन लोगों के पास ऐसा कोई अधिकार होगा। और एक आंकड़ा भी देखिए, 35,000 कर्मचारी हैं जी, वो जिसे चाहेंगे वो अध्यक्ष होगा। तो ये मामला आगे बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, संडे के दिन हुआ है आज, और देखिएगा ये आने वाले दिनों में जोर पकड़ेगा, दोनों तरफ से ये बातचीत होगी कुछ, और इसमें हम देखेंगे कि नया क्या निकलेगा। सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारी हित इससे कितने प्रभावित होते हैं, पॉजिटिवली होंगे, नेगेटिवली होंगे, या फिर ये कर्मचारियों की आपस की लड़ाई के रह जाएगी, वो देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा और आगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो हमारा आज टाइटलिंग भी है, सरकार को अल्टीमेटम दिया है जी कर्मचारियों ने, और अल्टीमेटम का मतलब है कि कुछ दिन तय कर दिए हैं कर्मचारियों के एक वर्ग ने कि इस समय तक हमारी मांगें मानिए, अगर आप मांग नहीं मानते हैं हमारी तो फिर हमारे पास संघर्ष के सिवा रास्ता कोई नहीं बचेगा। देखिए, संघर्ष की चेतावनी बहुत आ रही हैं आजकल, सरकार उलझन में है, इसको मनाइए तो वो नाराज़ है, अगर ये एक दूसरे को मनाते हैं तो कोई और नाराज़ हो जाता है। चलिए, वो अलग अपनी, उस पर हमको टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, हम सिर्फ घटनाक्रम को आप थोड़ा सा यहाँ पे विस्तृत रूप में आपको बता रहे हैं, जो कि हमारे इस कार्यक्रम का मोटिव भी है। ये जी कर्मचारियों का जो वर्ग है, ये वर्ग है जो राज्य के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल टीचर्स है ना जी, उनका एक वर्ग है, वो टीचर्स हैं ये। इन्होंने सरकार से कहा है कि देखिए महाराज, बहुत समय हो गया, पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया है, अब हमारी भी सुन ही लीजिए। आप सबकी सुन रहे हैं, हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। अब वोकेशनल टीचर्स के बारे में जरा आप जान लीजिए। ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले वो टीचर्स हैं जो अलग सब्जेक्ट होते हैं, जो आपका एक सिलेबस है, उसके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं जो वोकेशन से जुड़ा हुआ है, मतलब रोजगारोन्मुखी आप ये कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, जो सब्जेक्ट तय किए गए हैं, उनको ये टीचर पढ़ाते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इनको भी एक पॉलिसी के तहत रखा गया है, और वो ये सरकार के कर्मचारी नहीं है, ये कंपनीज के थ्रू रखे गए टीचर हैं। 22 कंपनियां हैं जी, ये 22 कंपनियों के जरिए हिमाचल के, अब शुरू में कम थे, अब आप ये देखिए कि प्रदेश के 1101 सरकारी स्कूलों में टीचर कार्यरत है। संख्या कितनी है जिनकी? संख्या है 1881, 1881, ये इनकी संख्या है जी। तो ये टीचर्स कह रहे हैं कि जी आप देखिए, हम बड़े समय से आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और हम बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही है। प्रदेश सरकार सब कर्मचारियों की सुन रही है, जेसीसी की बात हो रही है, हर किसी की सुनी जा रही है, लेकिन हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए आप हमारी बात मानिए, अदरवाइज हम करेंगे एक संघर्ष। अब वो संघर्ष किस रूप में होता है ये अभी पता नहीं है। अगर 30 तारीख तक इनकी बात नहीं मानी जाती, इनको ऐसा कहना है, इलेक्शन ईयर है, संघर्ष से शायद इससे ये भी लगता होगा कर्मचारियों को कि हमारी बात ज़रा ध्यान से सुनी जाएगी, समय ऐसा है। पर अगर संघर्ष होता है तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जो इन कोर्सेज में बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा, अगर ऐसा ही बात हो जाती है। अच्छा, इनकी मांग क्या है जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने कहा क्या है, मांग इन कर्मचारियों की है कि जी अतीत में मुख्यमंत्री साहब से जब इनकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कोई राज्य अगर अपने यहाँ जो वोकेशनल टीचर्स हैं उनके लिए कोई नीति बनाता है तो हम भी इसको अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे जी, ऐसा इस वर्ग का कहना है, वोकेशनल टीचर्स का कहना है।
अब ये टीचर उदाहरण दे रहे हैं हरियाणा का, हमारे पड़ोसी राज्य का, जहां पे भाजपा की ही सरकार है। ये कहते हैं जी कि हरियाणा में वोकेशनल टीचर्स को एक निगम में निहित कर दिया गया है, एक निगम बना दिया गया है, उसके अंतर्गत इनको लाया गया है सारे कर्मचारियों को। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जी वहां पे इनकी सैलरी कर दी गई है 30,500 रुपया, जो हिमाचल से कहीं ज़्यादा है। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भी प्रावधान किया है हरियाणा ने कि इनकी जो सैलरी है, इनकी जो पगार है, उसमें हर महीने, हर साल, नॉट महीना, हर साल, ये तो महीने की सैलरी होगी ना जी 30,500 रुपया, हर साल उसमें 5% की वृद्धि ज़रूर होगी। मतलब ये वहाँ पे इस एक पॉलिसी ऐसी आ गई है कि एक तो निगम में आ गए, दूसरे तनख्वाह अच्छी कर दी गई, और तीसरे उस तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी ही होगी। इनको इसके लिए कोई आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, कम से कम 5% की बढ़ोतरी। ये कह रहे हैं कि और कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए तो हमारे लिए आप कम से कम हरियाणा वाली नीति हिमाचल में भी लागू कर दीजिए। अब हिमाचल में अगर ये नीति लागू हो जाती है तो ये वर्ग प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा लगता है। और इससे क्या होगा जी, एक नीति आजकल, अच्छा इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की है, आजकल हिमाचल सरकार की ओर से नीति बनाने पे जोर दिया जा रहा है। और नीति को असल में पॉलिसी, जैसे कि अभी अतीत में होता है कि जी रख लीजिए किसी तरह से, फिर बाद में याद आती है सालों बाद कि हो पॉलिसी तो थी ही नहीं। तो पॉलिसी, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि PWD में जो मल्टीटास्क वर्कर्स रखे जाने हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। 2-3 दिन उसमें लगेंगे। हम बता रहे थे आपको, शायद ये मंगल बुध वीरवार तक आपके सामने भी हो जाए, जो हम मल्टीटास्क वर्कर्स PWD की बात कर रहे हैं जी। तो ये बात है पॉलिसी की। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको हम बता दें कि जब ये वोकेशनल टीचर्स की बात है, तो एक और टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं जो इसी तरह के हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं। प्रदेश में 35,000 के करीब आंकड़े, 32,000, 50,000 की भी बात होती थी। ये मिले थे जी पिछले दिनों महेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि आप ये समझिए जल शक्ति मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, जिनको कैबिनेट में, हिमाचल कैबिनेट में नंबर 2 माना जाता है, मुख्यमंत्री के बाद सबसे दमदार। इनके साथ मिले थे। क्यों मिले थे जी? कि आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसके वो अध्यक्ष हैं। तो मंडी में बातचीत हुई, उसमें बहुत सारे कर्मचारी नेता पहुंचे। महेंद्र सिंह ने कहा कि जी ठीक है, आपकी सबकी मैंने बात सुन ली, जेन्युइन आपकी चीज़ें हैं, आप इसको थोड़ा छोटे रूप में, इसको आप सारी मांगों को समाहित करके मुझे लिखित रूप में दीजिए। तो 10 तारीख उन्होंने कही थी, आज 10 तारीख है। आज तक ये पहुंचनी थी मंत्री महोदय के पास। अभी हमारे पास इनपुट नहीं आई है कि इस पर क्या हुआ, लेकिन ये पक्का है कि ये चीज़ें पहुंच गई होगी, क्योंकि कर्मचारी इस मामले में प्रोएक्टिव हैं और जाहिर सी बात है उनकी पॉलिसी उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, तो पीछे तो नहीं हटेंगे। इसमें क्या इनपुट होगी हम अगले बुलेटिन में या कल तक आपको पूरी जानकारी डिटेल में दे देंगे जी। मंत्री साहब ने बोला था कि 10 तारीख तक आप ये दीजिए मेरे पास। उसके बाद मैं अधिकारियों से बात करूंगा, कौन से अधिकारी जो कि इन मसलों से जुड़े हुए होंगे, शायद वो विभागीय अधिकारी भी होंगे, वित्त विभाग भी होगा, और भी होंगे। फिर ये सबसे बात करने के बाद पॉलिसी फ्रेम करनी थी इसका सब कमेटी ने। महेंद्र सिंह ठाकुर हैं इसमें, आपके सुखराम चौधरी हैं जो ऊर्जा मंत्री हैं, और साथ ही साथ आपके भारद्वाज साहब हैं शिमला से जो हैं शहरी विकास मंत्री। तो इन लोगों की ये सब कमेटी है जी। अब इसमें क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे ज़रूर। अभी इनपुट नहीं मिली है, हमने लेने की कोशिश की तो पूरी इनपुट नहीं आ पाई थी। ओपीएस की मांग जो लोग कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं? हिमाचल के वो कर्मचारी जो न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। सब इसको न्यू ही बोलते हैं क्योंकि एक तरफ ओल्ड जुड़ जाता है, हमारे मुंह पे भी न्यू चढ़ गया। अगर हम न्यू बोलते तो माफ़ कीजिएगा, नेशनल पेंशन स्कीम की हम बात करते हैं जी। कर्मचारी पहले बोल चुके हैं, कल हमने आपको जानकारी दी थी कि इन कर्मचारियों ने कहा है कि जी चलिए ठीक है, एक बार जब हमने 3 मार्च को धरना दिया था या सब कुछ किया था, तो जो हमारे साथ हुआ वो हुआ। लेकिन सरकार ने भी पक्ष क्लियर कर दिया कि जी मौजूदा हालात में ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि ओपीएस दी जा सके। और हमने आपको बताया था कि अब कर्मचारी, एनपीएस कर्मचारी जो है मूड ये बना रहे हैं कि मानसून सेशन के दौरान शिमला पहुंचेंगे, परिवार के साथ पहुंचेंगे। कहा है उन्होंने, कोई घेराव की बात अभी नहीं की है, देखते आगे क्या होता है। लेकिन परिवार को आगे जब अगर आ जाएंगे, परिवार सरकार के सामने आ जाएंगे, तो ये अलग बात है कि उनको थोड़ा सा एक सहानुभूति इस वर्ग को मिलेगी ज़रूर, अगर ऐसा होता है, अगर ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर उससे पहले सरकार ओपीएस देने पर सहमत हो जाती है हिमाचल सरकार, तो ज़रूरत पड़नी ही नहीं है। तो जी आज देखिए 9 और 10 अप्रैल को इन लोगों ने कहा था कि हम हर ब्लॉक में मीटिंग करेंगे। किस लिए? एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस दिलाने के लिए। मतलब ये रणनीति बनाएंगे कैसे क्या किया जाए, इसमें विस्तृत विचार विमर्श होगा। एनपीएस के नुकसान, ओपीएस के फायदे, वर्तमान परिदृश्य के है, सरकार के पास कैसे अपील करनी है, अपना मामला कैसे आगे रखना है। बहुत सी बातें हैं जिसमें पंचायतों को इन्वॉल्व करने की बात कही गई है।
ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पास करने की बात कही है। इससे पहले एमएलए से मिले थे, एफआईआर इन पे पहले हो चुकी हैं, शिमला में घिराव ये पहले विधानसभा का कर चुके हैं, पेंशन पदयात्रा निकाल चुके हैं। तो इस बारे में ये बात होनी थी। अब देखते हैं इस पर होता क्या क्या है जी। और चीज़ें भी बहुत हैं, कर्मचारियों के जैसे और वर्ग हैं, उनको इंतज़ार वही है जी कि हमें कुछ दे दीजिए। होमगार्ड्स हिमाचल प्रदेश के बड़े दिनों से बोलें जी कि कोई पॉलिसी की बात कर दीजिए। हमारी पंचायत चौकीदार, अभी उनके कुछ ऑनरेरियम बढ़ाया ज़रूर है, वो बात कर रहे हैं कि जी आप किसी भी तरह कुछ भी करिए सरकार, आप हमें डेली वेजेस पे ले लीजिए। तनख्वाह बढ़ जाएगी और एक उम्मीद बन जाएगी कि कल को हम डेली वेजेस को जैसे होता है कि इतने साल बाद आप इनको पक्का कर दीजिए, वैसे हो जाएगा। ये जो ग्राम पंचायतों में वेटरनरी असिस्टेंट रखे थे, उनका मसला भी हमने कल आपके सामने विस्तार से रखा था। इनका भी यही कहना है कि देखिए जी कुछ पॉलिसी बना दीजिए माई बाप, ताकि आप ये मत करिए कि आप थोड़े से लोगों को दोबारा से आप कॉन्ट्रैक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाइए। बहुत से 8, 10, 11, 12 साल से वहाँ पे लोग लगे हुए हैं। तो उन्होंने गुहार लगाई है सरकार से भी, महकमे के मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर साहब, उनसे भी। तो अब देखते हैं उनकी तरफ से क्या होता है। और एचआरटीसी के कर्मचारी हैं, वो भी कई दिनों से बोलते हैं कि जी हमारा भी कुछ सोच लीजिए महाराज, हमारे भी कोई पेंशन के मसले हैं, कोई तनख्वाह के मसले हैं, कोई पक्के होने के मसले हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब लोगों की भी बात हम यहाँ इस कार्यक्रम में करना चाहेंगे, क्योंकि इनको सरकार से उम्मीद है। इलेक्शन ईयर है तो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ रही हैं, ये भी पता है। सरकार इस वर्तमान सरकार अगली चाहे जो भी हो, मिशन रिपीट हो जाता है तब भी चाहे जयराम ठाकुर साहब फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन ये जो सरकार है इसके पता है कि मोमेंटम बना हुआ है। अभी अगर इस मोमेंटम के साथ कुछ काम हो जाए, इनकी मांगें सुन ली जाएं, तो शायद काम हो भी जाए, हो जाता है चलते चलते ऐसे माहौल में। तो और अगर ये टल जाता है तो फिर से इनको नए सिरे से प्रयास करने होंगे।